नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। और यह जो प्रश्न पत्र है आपका 6 जनवरी 2022 का पूछा गया प्रश्न पत्र है। पेपर फर्स्ट है, ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र है। दोस्तों इस क्लास में CDP के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 30 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन पहला देखेंगे दोस्तों, बच्चों के विकास का क्रम है। आपको बताना है दोस्तों, बच्चों के विकास का क्रम किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चों के विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। विकास के सामान्य से विशिष्ट विकास क्रम सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं जैसे उठना, बैठना, पेट के बल रेंगना, घुटनों के बल चलने की क्रियाएं करता है। उसके पश्चात बालक विशिष्ट क्रियाएं करता है जैसे दौड़ना आदि क्रियाओं को संपन्न करता है। तो ध्यान रखिएगा, बच्चों का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। कथन ए दिया गया है, वह बच्चे जो आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। और तर्क भी दिया गया, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। उच्च परिवार से आने वाले बच्चे निम्न आय परिवार से आने वाले बच्चों से अपना दिन बहुत अलग तरीके से व्यतीत करते हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य है तथा बचपन की अवधारणा सार्वभौमिक होती नहीं है। विश्व में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक विकास की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। साथ ही बचपन में रहन सहन पालन पोषण में विविधता हो सकती है। तो कथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, समीप दूरा विमुख इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बच्चा जो अपने हाथ से पहले बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके पश्चात चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर का दाना उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के समीप दूरा विमुख प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों का निर्माण व नियंत्रण स्थापित होता है, उसके पश्चात केंद्र से बाहर की तरफ स्थित अंगों का। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। कथन ये है, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। तरकार दिए गए बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ को बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में है और जिसे 4 अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पियाजे द्वारा वर्णित पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ विकसित कर लेते हैं, किंतु वह यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए शिक्षक को
तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, जिसे पियाजे ने दो भागों में बांटा था। प्राक संप्रात्यात्मक अवधि, प्री कंसेप्चुअल पीरियड, सेकेंड अंतरदर्शी अवधि पीरियड में बांटा था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, संकेत एवं इशारा देना, संकेत व इशारे देना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संकेत व इशारे, प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट एंड क्यूज, पाड़ इसका फोल्डिंग का सही उदाहरण है। इसका फोल्डिंग की अवधारणा का प्रतिपादन लेव वाइकोस के द्वारा किया गया था। स्कॉफ फोल्डिंग से अभिप्राय सीखने या किसी शैक्षिक समस्या का समाधान करने में विद्यार्थी को निर्देश देना या संकेत, इशारों आदि की सहायता से या समस्या को टुकड़ों में बांट देना आदि से समाधान तक पहुंचने में विद्यार्थी की सहायता करने से लिया जाता है। इसका फोल्डिंग एक प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोस्की का मानना था कि, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास यह उच्चतम सामाजिक स्तर की उच्चतम अवस्था होती है। इस अवस्था में आत्मनिंदा से बचने तथा नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। कहा जाता है कि सार्वभौमिक नैतिक परक सिद्धांत उन्मुखता नामक विकास स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए, बच्चे को पेड़ के संबंध में विचार करने के लिए कहना तथा बच्चे के मानस पटल पर पेड़ के आकार एवं स्वरूप की छाप बनना या बच्चे द्वारा कागज पर पेड़ का चित्र बना देना, यह दर्शाता है कि बच्चे के मस्तिष्क में पेड़ का स्कीमा बन चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम है किस प्रकार का है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक सामाजिक प्रक्रिया है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। यह सिद्धांत न्यूरो मनोविज्ञान व मनोमितिक विधियों के क्षेत्र में किए गए उनके शोधों पर आधारित है। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ताओं का वर्णन किया है, किंतु वर्ष 2000 में इन्होंने बुद्धि का 9वां प्रकार भी बताया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, मातृभाषा, घर की भाषा सही जवाब है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा निर्देश के माध्यम के रूप में प्रस्तावित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और इस नई शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक को सार्वभौमिक अर्थात सबकी पहुंच तक लाना है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस
कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, संलग्न व संदर्भित। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। वर्ष 2016 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के द्वारा जो मसौदा तैयार किया गया उसे 31 मई 2019 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 29 जुलाई 2020 को लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, समावेशन का क्या अर्थ है दोस्तों बताना है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ शिक्षा की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि समाज के सभी बच्चों को एक स्तर पर लाया जा सके। समावेशी शिक्षा कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, पढ़ने से संबंधित है ये। डिसलेक्सिया सीखने समझने में होने वाली कठिनाइयां हैं जो पढ़ने में दिक्कत, लिखने और वर्तनी की समस्याओं का कारण बनती है। यह बुद्धि को प्रभावित नहीं करता, लेकिन इससे ग्रस्त बच्चे सीधे अक्षरों को उल्टा पढ़ते हैं और लिखते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करना अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभावान विद्यार्थी कौन होते हैं आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से ग्रहण करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, सार्थक सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को सार्थक सीखने के लिए उनके विचारों और अनुभवों को महत्व देना आवश्यक है। कक्षा में बच्चों के अनुभवों पर विचार करने से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो सेकेंड ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए।
तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर पढ़ें। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षकों द्वारा पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। नए पाठ या नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 26, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास कर रहा है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आदि संज्ञान यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद यदि विद्यार्थी यह विचार करता है कि प्रस्तुत कार्य करने में उसे किन किन संकेतों ने मदद की, तो ऐसे विद्यार्थी में अधिक संज्ञान का विकास हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, कलन विधि। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कलन विधि कहा जाता है। कलन विधि तार्किक और गणितीय समस्याओं को हल करने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनकी अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ को दर्शाता है। विद्यार्थियों की समझ उतनी नहीं होती कि वे किसी भी विषय को तर्कपूर्ण ढंग से समझ सके, इसलिए उनके मन में भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं जो उनके भोलेपन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। जब विद्यार्थी अपनी सफलता का कारण स्वयं को मानने लगेगा तब उसे गर्व की अनुभूति होगी। विद्यार्थियों में अगर स्वयं को लेकर आत्मविश्वास होगा तो अधिगम प्रक्रिया में उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, मुझे पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए आवश्यक है। यह आंतरिक प्रेरणा का एक उदाहरण है। दोस्तों ये रहे 30 क्वेश्चंस आपने सीडीपी के देख लिए और आपने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की होगी, सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट किया होगा और आपने ये देखा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे सीडीपी से। तो दोस्तों इसी तरह से आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं सभी आप हल करते रहिए ताकि आपको एक अनुमान लगेगा कि आपके कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं इन पेपर्स में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।